Assalamu alaikum. My name is Alam Afroz Rooj. I am from Eastern Medicine Department, Government College University, Faisalabad. Today my topic is about hematomesis. So what is hematomesis? It is blood in vomit. जो vomit में blood आता है उसे हम hematomesis medical term में कहते हैं। हेमेटोमेसिस का पता होना हमें इसलिए चाहिए कि जब क्लिनिक पे हम एज अ फिजिशियन जब हमारे पास पेशेंट आएँ और वो कंप्लेन करें कि हमारी वॉमिट में ब्लड आ रहा है तो हमें उन तमाम पॉसिबल कॉजेज़ का पता होना चाहिए एटलीस्ट कि किन किन कंडीशंस में हेमेटोमेसिस हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो फ्रेश नहीं होता, ब्राउनिश कलर का होगा और ग्रैन्युलर फॉर्म में होता है ये जो ब्लड होता है। और इसकी जो हमेशा हेमेटोमेसिस में जो ब्लीडिंग साइट होगी वो अपर जीआईटी की साइट होती है, लाइक उसमें एसोफेगस होगा इन्वॉल्व, स्टमक या ड्यूडेनम, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो इन्वॉल्व होंगी। जबकि मिलेना के केसेस में अपर जीआईटी एंड लोअर जीआईटी दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। मिलेना कहते हैं ब्लड इन स्टूल, लेकिन हम बात करेंगे आज ब्लड इन वॉमिट की, जिसे हम कहते हैं हेमेटोमेसिस। तो इसके कौन-कौन से ऐसे पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं? नंबर 1 आ जाता है एसोफेजियल वेरिसिस। एसोफेजियल वेरिसिस में एब्नॉर्मल और एनलार्ज्ड वेन्स बन जाती हैं एसोफेगस में। ये बेसिकली ज़्यादातर आपको नज़र आएगी जो लीवर के पेशेंट होते हैं सिरोसिस के। इसके पीछे की पैथोफिज़ियोलॉजी क्या होती है? इसमें ये होता है कि जो पोर्टल वेन होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ड्यू टू लीवर सिरोसिस, और फिर पोर्टल के ऊपर बैक प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। और पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होगा कि बॉडी कंपनसेट करने के लिए उस प्रेशर को कोलेटरल पाथ बना देती है, जिसके इन केस रिजल्ट क्या होगा कि एबनॉर्मल और एनलार्ज्ड वेन्स बन जाएंगी अराउंड द एसोफेगस। नॉट जस्ट एसोफेगस, ये हो सकता है आपकी स्प्लीन की तरफ भी इसी तरह से हो सकता है, स्टमक की तरफ भी इसी तरह से हो सकता है, पेंक्रियाज में भी इसी तरह से हो सकता है। लेकिन चूंकि हम बात एसोफेजियल वेरिसिस की कर रहे हैं तो इसमें उसी को ही मैं कोड करूंगी। सिरोसिस में क्या होगा, लीवर सिरोसिस में, कि नॉर्मली अगर आप ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा-सा अपने माइंड में रिकॉल करें कि जितना भी वेनस रिटर्न होता है हमारा जीआईटी का, जो स्टमक से और स्प्लीन से, पैंक्रियाज से और इंटेस्टाइन से, वो सारा जो तमाम का तमाम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स का, वो जाके खुलता है पोर्टल वेन्स में। और पोर्टल वेन का काम होता है उस सारे वीनस रिटर्न को जीआईटी से लेके लीवर तक पहुंचाना, और आगे से लीवर से जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड वो जाता है हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा आपके लंग्स में, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा, उसमें ऑक्सीजनेटेड वो होगा ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहाँ से आपकी पूरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड आ जाता है। और अगेन इसी तरह से जब टिश्यूज़ में जाके ब्लड वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज़ होगी, ऑक्सीजन की जगह पे से टिश्यूज़ में से वहाँ से आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में, और अगेन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, और वो इसी तरह से आपकी पोर्टल वेन में आएगा ब्लड, और पोर्टल वेन से लीवर, और लीवर से अगेन उसी तरह हार्ट की तरफ आएगा। तो ये एक नॉर्मल वे होता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन का। ये जो पोर्टल वेन में ब्लड होगा वो लो इन ऑक्सीजन, हाई इन न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिन्स होता है, और लीवर का काम ही ये होता है कि जो टॉक्सिन होते हैं हमारे ब्लड में उसको डिटॉक्सिफाई करना, न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाना, और बाकी का जो ब्लड है वो रिटर्न कर देना हार्ट को। अब जब लीवर में ही ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, सिरोसिस हो जाएगी, वहाँ पे फाइब्रोसिस जब हो जाएगी तो लीवर ये तमाम फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब वो अपना फंक्शन ही नहीं परफॉर्म करेगा तो क्या होगा कि जो पोर्टल वेन के ऊपर बैक प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी। और यही रीज़न है कि जहाँ-जहाँ से वेन्स खुल रही हैं पोर्टल वेन में, आया वो स्प्लेनिक वेन है, पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल वेन है, इंफीरियर और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन्स हैं, तो जिस तरफ भी ऑब्स्ट्रक्शन के चांस होंगे उसी तरफ से कोलेटरल पाथवेज और वेरिसेस होना शुरू हो जाएगी। तो यही सेम प्रोसीजर होता है इन केस ऑफ एसोफेजियल वेरिसेस में। तो इसमें आप जब पेशेंट आपके पास आएगा तो नंबर 1 आपको उसमें हिस्ट्री मिलेगी हेपेटाइटिस सी की। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है बहुत कॉमन कॉज़ है लीवर सिरोसिस का। उसके अलावा इसमें एसाइटिस भी आपको मिल सकती है, स्प्लीनोमेगैली डेफ़िनेटली प्रेज़ेंट होगी जब, क्योंकि इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन इन्वॉल्व है।
इसके अलावा पेशेंट इसमें ड्राउज़ी हो सकता है क्योंकि लीवर जो है वो प्रॉपर तरह से टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पा रहा, जिसकी वज़ह से पेशेंट ड्राउज़ी हो सकता है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी भी इसके साथ हो सकती है और इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। साइन्स इसमें जितने भी सिरोसिस के होंगे आपको वो मिलेंगे। अगर आप उनका एग्ज़ामिनेशन करेंगे तो आपको स्पाइडर एंजियोमास नज़र आएँगे। ये ब्लूइश और रेड कलर के ऐसे जाल टाइप आपको उनकी सुपरफिशियल स्किन के ऊपर वेन्स उस तरह से प्रेज़ेंट नज़र आएँगे और इसी को हम कहते हैं स्पाइडर एंजियोमास। तो ये आपको नज़र आएँगे, पाल्मर एरिथमिया आपको नज़र आएगा और उसके साथ-साथ आपको हेपेटोमेगैली भी पता चलेगी जब आप पेशेंट की वो पल्पेशन करेंगे ड्यूरिंग एग्ज़ाम। इसके अलावा जब आप इन्वेस्टिगेशंस करवाएँगे, तो रूटीन के जितने भी टेस्ट हैं नॉर्मल बेसलाइन के वो आप तमाम टेस्ट करवाएँ। साथ आप जब पेशेंट की पीटी को करवाएँगे तो पीटी इसमें हाई आएगी। एंडोस्कोपी करवाएँ, जो है यूएसजी करवाएँ, अल्ट्रासोनोग्राफ़ी और लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी जो है वो आपकी जो सिरोसिस है उसको कन्फर्म करेगी पेशेंट की और साथ ही वो उसका कौन-सा स्टेज चल रहा है सिरोसिस का उसको भी फिगर आउट करने में हेल्प करेगी। उसके अलावा एरोसिव गैस्ट्राइटिस इज़ अनदर वन कंडीशन व्हिच लीड्स टू हेमेटोमेसिस। गैस्ट्राइटिस कहते हैं स्टमक की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। एरोसिव गैस्ट्राइटिस होता है कि स्टमक की इन्फ्लेमेशन हो ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन। जब एक बंदा है वो एक्सेसिव यूज़ कर रहा है मेडिसिन्स का, ख़ास तौर पे जो एनसेड्स होती हैं, स्टीरॉयड बेस्ड ड्रग्स होती हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल जब करेगा तो उनकी जो म्यूकोज़ल लाइनिंग है वो इन्फ्लेम हो जाएगी स्टमक की और व्हिच लीड्स टू एरोसिव गैस्ट्राइटिस। इसमें जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो इसमें आपको जब आप ट्रीटमेंट हिस्ट्री लेंगे प्रीवियस उनकी, तो उसमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग आपको मिलेगा। तो ऐसे में आपने ऐसी मेडिसिन्स देनी होती हैं अपने पेशेंट को जो कि म्यूको प्रोटेक्टिव होती हैं, जो कि एक वो आर्टिफ़िशियल लेयर का काम करें स्टमक में, जो कि उसके जो सिम्पटम्स हैं उसको रिलीव करेगा। लेकिन ये वाली जो एक कंडीशन होती है ना एरोसिव गैस्ट्राइटिस की, ये पेनलेस होती है और लेकिन जब आप पल्पेट करेंगे ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्ज़ाम तो वहाँ पे एपिगैस्ट्रियम रीजन में टेंडरनेस लाज़मी होगी। जब आप पल्पेट करेंगे तो पेशेंट को पेन होगी, अदरवाइज़ ये कंडीशन पेनलेस होती है और इसमें हेमेटोमेसिस होगी, नोज़िया और वॉमिटिंग प्रेज़ेंट होगी। इन्वेस्टिगेशन जब आप करवाएँगे तो आप एंडोस्कोपी करवाएँ। एंडोस्कोपी करवाना इसलिए ज़रूरी होता है जीआईटी के केस में, एक तो ये आपको जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेज़ हो रही होती हैं आपकी जीआईटी में उसको इंडिकेट करेगी ये। उसके अलावा जो एरोजन्स होती हैं उसको उसका बताएगी और जो ब्लड ओज़िंग साइट है, कहाँ से जो ब्लड है वो बेसिकली रिस रहा है, आ रहा है तो वो एग्ज़ैक्ट जो साइट है उसको भी बताएगी और प्लस जो एंडोस्कोपी होती है ये थेराप्यूटिक एज़ वेल एज़ डायग्नोस्टिक दोनों टूल्स के तौर पे काम करती है। डायग्नोस्टिक ये कि जब हम एंडोस्कोपी करते हैं पेशेंट की, एक तो हमें जो ब्लीडिंग साइट है और जो प्रॉब्लम जहाँ जिस साइड में प्रॉब्लम है उसका भी हमें बताएगी और जब हम वो देखते हैं उस साइट को तो उ उसी टाइम हम एज़ अ थेराप्यूटिक उसको आगे से थोड़ा-सा सर्जरी के थ्रू उसको क्योर भी कर देते हैं पेशेंट को। उसके अलावा स्टमक कार्सिनोमा में भी हेमेटोमेसिस होती है व्हिच इज़ कॉल्ड कैंसर ऑफ स्टमक। इसमें जो कार्सिनोमा ऑफ स्टमक है, इसमें पेशेंट की जो सिम्पटम्स होंगे, उनमें नंबर 1 पे आ जाता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। पेशेंट का वेट जो है एकदम से गिरेगा, इसमें फ़ीवर होगा पेशेंट को, हेमेटोमेसिस होगी, फैटिगेबिलिटी होगी, पेशेंट को हमेशा थकावट रहेगी। उसके साथ-साथ डिस्फेजिया होगा ड्यू टू आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और ये जो कंडीशन होगी ये पेशेंट की बिल्कुल पेनलेस होगी। पल्पेट करने पे भी कोई टेंडरनेस नहीं होगी और इस तरह से भी नहीं होगी पेशेंट को। बस ये होगा कि उसका वेट लॉस होगा बहुत जल्दी-जल्दी और उसको फ़ीवर रहेगा और हेमेटोमेसिस होगी, नोज़िया वॉमिटिंग होगी। उसके साथ-साथ जब आप उसका एग्ज़ाम करेंगे तो इसमें आप लिम्फ नोड का एग्ज़ाम लाज़मी करें। इसमें अगर स्टेज इंक्रीज़ कर जाएगी, सेकंड स्टेज पे आ जाएगा तो उसमें लिम्फ नोड स्वेलिंग आपको मिलेगी और कोई ना कोई अगर एब्डोमिनल मैस है तो उसको लाज़मी फ़िगर आउट करें। इन्वेस्टिगेशंस में अगेन आप बेरियम मील भी करवा सकते हैं, आप यूएसजी भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें जो डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे काम करेगा वो होगा बायोप्सी। इन केस ऑफ कार्सिनोमा बायोप्सी ही हमें बताएगी कि पेशेंट की ये जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। उसके अलावा एसोफेजाइटिस इज़ अनदर वन कंडीशन व्हिच लीड्स टू हेमेटोमेसिस।
एसोफेजाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द एसोफेगस, इसे हम रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं और हेमेटोमेसिस इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। ऐसा नहीं है कि एसोफेजाइटिस एक पेशेंट को हुआ स्टार्टिंग से ही उसको वॉमिट में ब्लड आना शुरू कर देगा, लेकिन जब ये जो डिज़ीज़ है ये प्रोग्रेस करेगा अपनी लास्ट स्टेज तक, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हेमेटोमेसिस आएगी। इसमें जो साइन एंड सिम्पटम्स होंगे, इसमें तो पेशेंट कंप्लेन करेगा हार्ट बर्निंग की, जिसे हम चेस्ट बर्निंग भी कहते हैं, जो कि एग्रेवेट करेगी ऑन लेइंग फ्लैट और बेंडिंग फॉरवर्ड, और ये रिलीव होगी पेन बाय यूजिंग एंट एसिड्स। पेशेंट आपको बताएगा कि जब मैं एंट एसिड्स लेता हूँ, ऐसी अदवायात जो एसिड की प्रोडक्शन को कम करती हैं, तो उससे वो उसको जो दर्द है वो उसकी कम हो जाती है। उसके अलावा इसमें रीगर्जिटेशन के भी साइंस प्रेजेंट होंगे। रीगर्जिटेशन क्या होती है? जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं उनका अपवर्ड डायरेक्शन में आना इनटू एसोफेगस। इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को पेन होगी, और पेन होगी उसकी चेस्ट में अलोंग द स्टर्नम होगी। अच्छा, चेस्ट ये जो काफ़ी पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं विद द चेस्ट पेन, और हमेशा उनको यही लगता है कि चेस्ट पेन हुई है तो देयर इज़ समथिंग इन हार्ट। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि उन्हें कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो या हार्ट अटैक वगैरह हो। हमेशा जो अगर तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पेशेंट को जो पेन होगी वो स्टर्नम के वर्टिकल नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। लेकिन जो एसोफेगस की पेन होगी वो भी हमेशा बिल्कुल उसी नौइयत की होगी, जैसे एमआई जो होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसी तरह की पेन फील होगी, लेकिन ये अलोंग द स्टर्नम होती है, मतलब स्टर्नम के वर्टिकल होती है। तो इस चीज़ को लाजमी रखना होता है अपने माइंड में। और ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो फिर जो चेस्ट पेन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मोस्टली हार्ट अटैक नहीं होता, उनको एसोफेजाइटिस ही होता है। उसके साथ-साथ इस तरह के पेशेंट में एक्सेसिव सलाइवेशन होगी, मतलब मुँह में ज़्यादा उनके सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा होगा, और डिस्फेजिया इनको हो जाता है लेटर ऑन ड्यू टू रीगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन में बेसिकली क्या होगा कि इनकी जब बार-बार जब जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, एसिडिक कंटेंट है, जब वो ऊपर आएँगे एसोफेगस में, तो वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज़ करेंगे। इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पे उसके बाद स्कार और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी हो सकती है, जो कि ट्यूब को बाद में नैरो कर देती है, और पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी खाना निगलने में, जिसे हम कहते हैं डिफ़िकल्टी इन स्वेलो, व्हिच इज़ कॉल्ड आल्सो डिस्फेजिया। तो जब अल्सर्स बन जाते हैं इन्फ्लेमेशन के बाद एसोफेगस में, तो अल्सर कैन ब्लीड। तो जब वो ब्लीड करेंगे तो वो हेमेटोमेसिस की तरफ लेके जाएगा पेशेंट को। उसकी जो वॉमिट है उसमें उसको ब्लड आएगा। इसमें भी इन्वेस्टिगेशंस में मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस हैं, लैब एंड रेडियोलॉजिकल एज़ वेल। अगर हम रेडियोलॉजिकल की बात करें तो उसमें आप एंडोस्कोपी करवाएँ, पीएच मॉनिटरिंग करवाई जाती है इन केस ऑफ एसोफेजाइटिस। आप म्यूकोज़ल चेंजिंग को देखने के लिए कार्सिनोमा भी हो सकता है, एसोफेगस कार्सिनोमा, तो उसके लिए आप लाज़मी टेस्ट करवाएँ, एक्स-रे करवा सकते हैं। इसमें करवाया जाता है बेरियम स्वेलो इन केस ऑफ एसोफेजाइटिस। अगर एसोफेगस से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ होती है तो उसमें हम जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें हम बेरियम स्वेलो करवाते हैं। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट टेस्ट होता है वो होता है बेरियम मील। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर में भी हेमेटोमेसिस होता है, और पेप्टिक अल्सर 2 तरह का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल कलेक्टिवली कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। इसमें भी अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है आपके जो स्टमक है उसमें और ड्यूडेनम एरिया में। जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उनमें ये जो हमें लगता है कि शायद गैस्ट्रिक अल्सर भी है, तो इसमें भी हाइपर एसिडिटी ही है, इसमें भी एचसीएल ज़्यादा ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। याद रखें जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उनमें आपकी जो एचसीएल की जो मिकदार होती है वो नॉर्मल होती है, ड्यूडेनल अल्सर्स में एचसीएल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। गैस्ट्रिक अल्सर में बेसिकली क्या होता है कि जो स्टमक की म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन है, जो जिसका काम है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना अगेंस्ट द एसिडिक फ्लूइड्स, तो वो क्या होता है कि जो म्यूकोज़ल रेजिस्टेंस है स्टमक लाइनिंग की वो कम हो जाती है, जबकि एचसीएल उतने का उतना ही होता है, नॉर्मल ही होता है। लेकिन जो ड्यूडेनल अल्सर है उसमें एचसीएल की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। हमारे ड्यूडेनम में डी सेल्स प्रेज़ेंट होते हैं, और ये जो डी सेल्स होते हैं ये रिलीज़ करते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को। जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है इसका काम है एचसीएल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, और जब ये जो डी सेल्स अगर किसी वजह से डैमेज हो जाएँगे,
तो इन डी सेल्स के डैमेज होने की वजह से क्या होगा, सोमैटोस्टैटिन बी रिलीज नहीं होगा और HCl की प्रोडक्शन ओवर हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है। इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? नंबर 1 जो बहुत मेन और लीडिंग कॉज़ है वो है एनसेड्स, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल भी पेप्टिक अल्सर कर सकता है। एंड एसिड्स क्या करती हैं, बेसिकली ये इनहिबिट कर देती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, और जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, इनका काम ही ये होता है कि ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है इसमें एज अ प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रही होती हैं अगेंस्ट द HCl। जब हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ही इनहिबिट कर दिया तो उससे क्या होगा कि जो हमारी म्यूकोजल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, विच लीड्स टू गैस्ट्रिक अल्सर। और इसके साथ-साथ इसके अगर हम साइन एंड सिम्पटम्स की बात करें तो इसमें पिन पॉइंटिंग पेन होती है इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। कभी भी पेशेंट आपका हाथ नहीं रखेगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में, हमेशा वो अपनी फिंगर रखेगा, जिसे हम कहते हैं पिन पॉइंट। जस्ट एक पॉइंट के ऊपर उसको पेन हो रही होती है, दोनों में, गैस्ट्रिक में भी और ड्यूडिनल में भी। उसके साथ-साथ अगर हम इसके साइन एंड सिम्पटम्स की बात करें तो ड्यूडिनल और गैस्ट्रिक के थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर हम ड्यूडिनल अल्सर्स की बात करें तो इसमें जो पेशेंट कम आएगा आपके पास, वो कहेगा कि मेरी पेन जो है वो ज़्यादा एग्रेवेट तब होती है जब मैं हंगर पोज़ीशन में होता हूँ। जब वो खाली पेट होता है उसको ज़्यादा तब दर्द होती है, और जैसे ही वो कुछ खा पी लेता है तो उससे उसकी जो दर्द है उसमें कमी आ जाती है। जबकि जो गैस्ट्रिक अल्सर वाला पेशेंट होगा वो हमेशा आपको कंप्लेन करेगा कि जैसे ही मैं मुँह में खाना रखता ही हूँ तो खाना शुरू करता हूँ खाना, तो उसके बाद क्या होता है कि मेरे गैस्ट्रिक रीजन में पेन शुरू हो जाती है। जबकि ये हंगर में रहें और फास्टिंग में जितना रहें उतना ही ये ठीक रहते हैं, जो गैस्ट्रिक अल्सर के जो पेशेंट्स होते हैं। उसके अलावा इन पेशेंट्स जो हैं वो अगर एंटासिड्स लेते हैं तो उससे उनको रिलीफ फ़ील होता है। इसमें भी ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं गैस्ट्रिक अल्सर के केस में जो कि म्यूकोप्रोटेक्टिव होती हैं, और ड्यूडेनल अल्सर्स में ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जो कि HCl की प्रोडक्शन को कम करें। उसके अलावा इन पेशेंट्स में भी हाइपर सलाइवेशन होती है ड्यू टू हाइपर एसिडिटी, और इनमें अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो अगेन आप बेरियम मील करवाएं, एंडोस्कोपी करवाएं, तो ये जो जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं इसी से कंफर्म हो जाता है आपके पेप्टिक अल्सर्स का। सम टाइम अगर H पाइलोरी इन्वॉल्व है तो उस केस में स्टूल कल्चर करवा के देखा जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्रोनिक पेप्टिक अल्सर होता है और उनके स्टूल में भी नहीं डिटेक्ट हो पा रहा होता। फिर ऐसे में क्या होता है कि बायोप्सी के थ्रू म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन का सैंपल ले लिया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंडर उसको एग्ज़ाम किया जाता है, और जिसे हम कहते हैं कि H पाइलोरी का कल्चर करवाना, तो उससे ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाती है आपके पेप्टिक अल्सर की। गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेशेंट होता है उसमें वॉमिटिंग भी होती है ज़्यादा, इंडाइजेशन की कंप्लेन होगी, हार्ट बर्निंग होगी, रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस भी इन पेशेंट्स में प्रेज़ेंट होगा, डिस्फेजिया होगा और पेन होगी आफ्टर मील। अ, और उसके अलावा हेमेटोमेसिस की एक और कंडीशन भी हो सकती है जिसे हम कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई इस तरह की डिज़ीज़ ही हो, तो प्रॉपर से हिस्ट्री लेना पेशेंट की लाज़मी है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन-कौन से हो सकते हैं? कोई ब्लड वेसल का डिफेक्ट हो सकता है, लाइक कोई हो सकता है आपका हेरिडिटरी हो सकता है, कोई फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, वास्कुलर प्रोपरा हो सकता है, या कोई प्लेटलेट एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह, कोई क्लॉटिंग डिफेक्ट हो सकता है, लाइक विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकता है पेशेंट को, कोई लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर कोई एंटीकोआगुलेंट मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। So detailed history is important for your diagnosis. Thank you so much, Jazakallah. This is all about my today's lecture.